नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी जयंती पर भावपूर्ण स्मरण किया। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं अल्मोड़ा जिले के खुंट में रविवार को भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव में बीजेपी सांसद अजय टम्टा, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। चूँकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियाँ रही होती होंगी और चूँकि गोरों का शासन था, उस समय भी इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन ये क्षेत्र था, यहाँ उन्होंने अध्यापन का काम करने के बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों में जाकर के पढ़ाई किया, वकालत की और संयुक्त चूँकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज उनकी जन्मस्थली में हम लोग जयंती मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे साइमन कमीशन हो या विभिन्न आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है और उस समय जब समाज में भेदभाव, छुआछूत था और उसको मिटाने के लिए भी उन्होंने एक अग्रणी पहल करी थी। स्वतंत्रता सेनानी वहीं अल्मोड़ा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती कोशी कटारमल के पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल ने कहा कि संस्था के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य हिमालय के पर्यावरण और आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण और हिमालयी क्षेत्र के जल संरक्षण की वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना उत्तरदायित्व है। संस्थान ने 2022 में 185 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। मिशन 2040 तक संस्थान को हिमालय प्रबंधन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, एक, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके, 2, और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज के परिदृश्य में, आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है भी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं कि जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के पास परंपरागत ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान इतना अभी कारगर नहीं हो रहा कि वो अपने आप को एकदम से ढाल सके अपने संरक्षण। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है। इसके बाद एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कम अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जनता और विपक्ष के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सदन के नियमों की अनदेखी करने का काम किया है।
इससे प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा सवालों से बचने की रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही उपनल के कर्मचारियों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसरशाही बुरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। प्रदेश में दिन और रात नदियां खोदी जा रही हैं, भूमाफियाओं का राज चल रहा है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। अनुपूरक बजट करने के लिए 6 महीने अभी मेरे ख्याल से 14-15 तारीख को होते, लेकिन उससे पहले इन्होंने सदन आहूत किया। मंशा क्या थी? जो 5 तारीख का इलेक्शन था, उपचुनाव था, उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी दिवंगत हो गए, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन उपचुनाव में लाइव टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत थी? और उस दिन शिक्षक दिवस भी था, 7 तारीख को जन्माष्टमी थी। तो स्पष्ट है कि सरकार इन 3 प्रकार किसी तरह से बजट पारित कर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना चाहती है। ये साफ जाहिर हो चुका है। अनुपूरक बजट करने वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था करने पर कार्य शुरू कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में निराश्रित गौवंशों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के अंदर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके साथ ही लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ कपूड़ा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौसदनों में रखा जाएगा। जहां पर गौशालाएं नहीं बनी हैं, उन स्थानों पर भी प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को गौसदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश हैं। अगले 6 माह में इसके लिए गौवंशों के निर्माण और उसके लिए गौशालाओं का निर्माण और साथ ही साथ क्षति को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। गौवंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई। और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज़ में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वार फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला में भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की आज समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हमारे गायों को समस्या आ रही है, उनको उसका कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढने के लिए आज ये कमेटी बैठी है। मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों मंत्रीगण का, समस्त अधिकारियों का। जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को दी थी, वो ज़मीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है। और आज उसकी जो जानकारी मिली है, ये शुरुआती बैठक है। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद इस प्रकार की पहली बैठक है। इस प्रकार की पहली बैठक में इस प्रकार का जो भी हमारे पास जानकारी आई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं हम लोग तो गौ भक्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और हम लोग तो गौ, गंगा और गणेश, गायत्री के लिए काम हमेशा करने वाले।
वहीं पूर्व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के गठन से उत्तराखंड लोक क्रांति दल का दामन छोड़कर कई कार्यकर्ताओं ने शिव प्रसाद सेमवाल के साथ जुड़ गए हैं। इस पार्टी का उद्देश्य प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से प्रदेश की जनता को निजात दिलाना है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इलेक्शन में भी मुख्य रूप से हमारी पार्टी की भूमिका रहने वाली है। रीजनल पार्टी तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज़ हैं वो हमारी प्राथमिकता में रहें। दिल्ली के तमाम उदाहरण और प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे ना प्रदेश में गठबंधन। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है। वहीं देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के सौडा सिरौली में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया है। फिलहाल शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही साथ पुलिस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच जारी है। यहाँ की नहीं है, अननोन है। अच्छा, लड़की है। वहीं देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डोईवाला पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को 2,70,000 रुपए, मास्टर चाबियों और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी दलीप सिंह कंवर ने बताया कि सभी आरोपी दिल्ली के निवासी हैं और उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर एकांत में स्थित गार्ड रहित एटीएम में जाकर पहले रेकी करते हैं और मौका देखकर एटीएम में रुपए निकालने वाले स्थान पर एक काले रंग की 9-10 इंच लंबी और वह 2 इंच चौड़ी काले रंग की फाइबर की पट्टी लगा देते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति जब एटीएम से पैसे निकालता है तो रुपए उनके खाते में कट जाते हैं, पर एटीएम से बाहर नहीं आ पाते हैं, साथ ही एटीएम में ही फंस जाते हैं। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति एटीएम के अंदर बने कैबिन से पहले ही छुपा रहता है और रुपए निकालने वाले व्यक्ति के बाहर जाते ही अपने पास उपलब्ध मास्टर कार्ड की चाबी से एटीएम खोलकर एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेता है और उसके बाद फिर उसी काली पट्टी एटीएम के रुपए निकासी वाले स्थान पर लगा देता है। कस्टमर गया, उसने एटीएम में जाकर के उन्होंने अपना पूरा ऑपरेट किया, पैसे निकलने की आवाज़ भी आई लेकिन पैसा बाहर नहीं निकला। कस्टमर गफलत में रहता है कि इसका मेरा मशीन ख़राब है या मेरा पैसा अगर निकला है तो पुनः क्रेडिट हो जाएगा है। और इनका एक मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग करते क्या थे, ये बेसिकली छुट्टी के दिन, इवनिंग या छुट्टी के दिन, ताकि जो है अगर कस्टमर कोई दिक्कत हो तो कस्टमर जो है बैंक में जाने के लिए कम से कम 1 दिन टाइम मिल जाए और या कस्टमर केयर को कॉल करेगा तो उसमें प्रॉपर तुरंत रिस्पॉन्ड होगा। इस एक खामी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको किया है। टीम को मेरी तरफ से 20,000 कहना और इसमें 2 लोगों के अरेस्टिंग शेष है, वो 2 भागे हुए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं। कस्टमर गया, उसने एटीएम में जाकर के उन्होंने अपना पूरा ऑपरेट किया, पैसे हरिद्वार में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है और इस अभियान में आबकारी विभाग ड्रोन के माध्यम से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार के प्रतापपुर बाणगंगा में ड्रोन से सर्च किया गया। ड्रोन से की गई तलाशी में भारी मात्रा में शराब बनाने के लहन नष्ट किया गया। हरिद्वार रुड़की लक्सर की संयुक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही ग्राम सहीपुर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 15 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर नौकर ने अपने ही मालिक को कंगाल कर डाला। मौके का फायदा उठाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। जी हां, देहरादून के डालनवाला में एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें नौकर की ओर से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही डालनवाला में एक परिवार ने नौकर रखा था और इस बीच पूरा परिवार किसी काम से दिल्ली गया था। इसी दौरान नौकर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। नौकर नेपाल का रहने वाला था और इस मामले में डालनवाला में पंजीकृत कर लिया गया है पूरा मामले को, और जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें चोरों की आइडेंटिफिकेशन किया गया। क्योंकि नौकर नेपाल का था, इसलिए नेपाल बॉर्डर पर भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 2 को नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है और 1 को दिल्ली से गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। डालनवाला में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि कंप्लेनेंट जो है उनके घर में चोरी हुई थी और उन्होंने एक नौकर रखा था, जो लगभग 15 दिन पहले एक नौकर रखा था। उसके पश्चात कुछ दिन पूर्व ही जो है पूरी फैमिली दिल्ली गई हुई थी। इसी बीच जो नौकर द्वारा अपने साथियों को बुला करके घर से चोरी कर ली गई। थाना डाला वहीं गदरपुर पुलिस ने खेतों से पानी की मोटर चोरी करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी खेतों से पानी की मोटर चुरा लेते थे और इनके पास से 7 मोटर भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने मोटर खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 युवक एक मोटरसाइकिल प्लेटना से आ रहे थे। हमारी टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया। गहनता से उनसे पूछताछ करने पर ये मोटर पानी की मोटर चोरी करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। उन लोगों से फिर 27 से पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये बताया कि गदरपुर क्षेत्र से अन्य 6 मोटर पानी की और हमारे द्वारा जो चोरी की गई है, तो कुल 7 मोटर पानी की इनसे बरामद हुई है। इनसे ये भी हमने पता किया है कि ये आप क्या करते थे, इसका तो इनके द्वारा बताया गया कि हमने फलाना व्यक्ति को जो है इनको बिक्री किया गया है। 2 युवक एक मोटर। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गदगद हैं। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों पर महेंद्र भट्ट ने न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके एक बार फिर अपना जो संगठन है, मुख्यमंत्री की जो छवि है, इसको प्रदर्शित किया। हालांकि पार्टी जैसी जीत सोच रही थी, परिणाम वैसे नहीं रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र भट्ट जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार बागेश्वर में खासा सक्रिय रहे। भट्ट जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरा उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इसे कैसे देखते हैं? 5वां चुनाव जीते हम लोग बागेश्वर की दृष्टि अगर मैं कहूँ, और उपचुनाव की दृष्टि दूसरा उपचुनाव हमारी विजय हुई है। और मैं तो शुरू से कह रहा था कि बागेश्वर की जनता विकास को पसंद करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए, चंदन रामदास जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो वहाँ की जनता का विश्वास था, उस विश्वास का रिजल्ट था। ये ठीक है कि हमारी अपेक्षा ज़्यादा थी। हमको लगता था कि अच्छे मतों से और अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन सामने आमने सामने की टक्कर, और ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से एक धन क्या प्रभावी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, उनके अपने दल के कार्यकर्ताओं को त्याग की और जिस पर अथाह पैसा उस व्यक्ति को चुना लाने की कोशिश की, वहाँ की जनता ने धन के आधार पर चुनाव लड़ने वालों को भी परास्त किया है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि पिछले दिनों इस प्रकार का बड़ा माहौल वहाँ तैयार किया गया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है। शक्ति केंद्र हमारी टीम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रवास रहे, और जो हमने विश्वास जीतने का प्रयास किया, खास विकास के आधार बनाते, उसके आधार पर हमारी बड़ी अच्छी जीत है। और ये हमारे लिए सेमीफाइनल की जीत है। अभी लोकसभा का चुनाव हमारे सामने नगर पालिका निगम चुनाव होंगे, तो कार्यकर्ता उत्साहित होकर उन चुनाव में विजय की ओर बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, इतना
इतनी कम मतों से जीत होगी ऐसा आकलन आप लोगों का नहीं था। सारे बड़े नेता बहुत बड़ी जीत की बात करते थे, कुछ तो ये भी कहते थे कि चंपावत उपचुनाव से जैसा ही लगभग स्थिति होगी, परंतु ऐसी नहीं हुई। आप इसकी वजह क्या मानते हैं, पहली बात। दूसरा, इतनी कम मतों से मिली हार की भी क्या आप समीक्षा करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बूथ वाइज अगर मैं कहूँ तो हम केवल 3 चरण ऐसे थे जिन चरणों में हम पीछे रहे, बाकी हर चरण में हम आगे रहे। हर बूथ पर हमारी लीड हुई है। ये ठीक है, जो आमने सामने की फाइट होती है, खास तौर पर जो लोग समाजवादी पार्टी जैसे दल का जमानत जब्त हो जाए, यूकेटी की जमानत जब्त हो जाए और कुछ दलों ने अपना प्रत्याशी खड़े नहीं किए, ऐसी स्थिति में इस प्रकार वातावरण, पिछली बार से ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुए हैं। जितना वोट हमको पिछली बार विधानसभा पड़ा था, मैं उसको भी यहाँ खड़ा भी प्रेस में देने वाला हूँ, जितना वोट हमको पिछली बार पड़ा था उससे ज़्यादा हमारा वोट न कम हुआ है, हमारा वोट बढ़ा है। और ये हमारी एक प्रकार से मैं कहता हूँ प्रभावशाली जीत है। ये ठीक है कि जब विरोधी एक होके और केवल नकारात्मक राजनीति के आधार पर बागेश्वर का विकास अवरुद्ध करने का प्रयास करते, वहाँ की जनता ने उसको नकारा है और अच्छी जीत के रूप में मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इस पूरे चुनाव में अध्यक्ष जी यदि देखें तो 15 तारीख को मुख्यमंत्री वहीं थे नामांकन के वक्त, और बाद के 2 दिन उन्होंने बहुत मोर्चा संभाला। गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक काफी सक्रिय रहे, रात्रि विश्राम किया, लोगों से मिले, हाथ जोड़े, अभिवादन किया। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री यदि वहां ना होते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था? एक कार्यक्रम पहले से तय था, माननीय मुख्यमंत्री को जाना ही होता है। मुख्यमंत्री जी की सभा पूर्व में प्रस्तावित थी और मुख्यमंत्री जी थे, हमारे चुनाव के प्रभारी जो वहाँ उस काम में लगा रखे थे, हमारे सौरभ बोगना जितने को मंत्री वहाँ पर गए। मेरा भी लगातार उस क्षेत्र में जाना हुआ, लेकिन इतना भी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छे तरीके से और जो काम संगठन ने उनको बताया, जहाँ उनकी सभाएं हमने तय की थी, मुख्यमंत्री जी उन सभाओं में गए और अपार जन समर्थन मुख्यमंत्री जी की उन सभाओं में प्राप्त हुआ है और हमको महसूस था कि हम जीतेंगे और अच्छा मत उसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि बहुत धनवान प्रत्याशी हैं बसंत कुमार जो हार गए, उनके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, परंतु कांग्रेस कहती है कि धनबल बाहुबल का इस्तेमाल तो आपने किया और आप सत्ता में थे। वो कलेक्टर के खिलाफ भी शिकायत में गए, अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत में गए, वो तो आप पर ही इल्जाम लगाते हैं। देखिए, अपोजिशन हारने के बाद क्या इल्जाम लगाए, मैं उसमें बहुत प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना जरूर है कि वहाँ की जनता जानती है। जिस व्यक्ति ने कहा कि जो मेरा बैग उठा ले वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, तो स्वाभाविक रूप से जब एक प्रधान के पास 2-2 लाख रुपए की राशि मिल रही हो, ब्लॉक प्रमुख के घर के ऊपर दारू के जखीरा मिल रहा हो, तो आज जनता समझदार, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के भी प्रामाणिकता आधार चुनाव लड़ती है और प्रामाणिकता का हमने आधार बनाया। हमने आगे भी चुनाव लड़ने हैं, हमारा कोई एक चुनाव बस नहीं होता है। इसलिए हर चुनाव की जो अच्छी नीतियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, उसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है और उसके आधार पर चुनाव लड़े। यही आधार हमारा चंपावत में, ये आधार हमारा बागेश्वर में रहा है। बट जी, मेरा आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी का अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में पिथौरागढ़ और नारायण आश्रम का कार्यक्रम प्रस्तावित हो रहा है। क्या अभी तक आप लोगों के पास जानकारी है और क्या तैयारी है? देखिए, अभी हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से तो कोई कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन जो जानकारी जिला प्रशासन द्वारा हमको प्राप्त हुई है, नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में उनका रहना होगा और हम कोशिश करेंगे माननीय मोदी जी की हम एक बड़ी जनसभा पिथौरागढ़ में कर दें। इस दृष्टि से अभी जिलाधिकारी वहाँ एक बैठक की थी, हमारे जिलाध्यक्ष उस बैठक में गए थे, तो स्वाभाविक रूप से हमारी पूरी तैयारी है। जब भी कार्यक्रम विधिवत रूप से आएगा, हम और सिस्टम के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन को लगाएंगे। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने बड़ी साफगोई से कांग्रेस को ही धनबल बाहुबल का आरोपी बता दिया और कह दिया कि शराब और दूसरे जो संसाधन पकड़े गए वो कांग्रेस पास पकड़े गए। हालांकि ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जीत होती है, मतों के अंतर में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।